गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। हम जानते हैं कि हमारा जो वित्त मंत्री है वो बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करता है। राष्ट्रपति की अनुमति से देश में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, याद रखना है। और अभी हाल में 31 जनवरी 2022 को यह 31 जनवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, याद रखेंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है 31 जनवरी 2023 को जो पेश किया गया है वो यह बताता है कि आपने जो बजट बनाया था 2022-23 के लिए और उसको 1 अप्रैल 2022 से जो आपने लागू किया है, तो 1 अप्रैल 2022 से अभी तक आपने क्या उपलब्धि हासिल किया, तो उसी में ऑलरेडी संशोधन किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। तो जो हमारा 22-23 होगा संशोधित अनुमानित बजट होता है और उसी वर्ष का जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण होता है। यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो 1 अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 10 महीने का जो संभावित सर्वेक्षण होता है, अनुमानित सर्वेक्षण होता है, उसी को हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, याद रखना। और ये 22-23 के लिए है। और बजट क्या है? तो कमिंग फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए हमने बजट बनाया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2 महीना पहले ही कर लिया जाता है, क्योंकि उस समय बजट का टाइमिंग होता है, चर्चा का विषय होता है। इसलिए ध्यान में रखना है कि जो करेंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 22-23 है, उसी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया 31 जनवरी 2023 को। हम देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति कैसे है और पिछले समय में हमने क्या किया है अर्थव्यवस्था में और हमारी उपलब्धि क्या रही है, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसमें हमने 2022-23 में इन सारी चीजों को प्राप्त किया है। आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करते हैं तो एक प्रकार से यह विकास की समीक्षा है कि हमने क्या विकास किया, और एक प्रकार से देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। हम देश की अर्थव्यवस्था को आधिकारिक और व्यापक विश्लेषण इसमें करते हैं। इसमें तो आर्थिक सर्वेक्षण में यह ध्यान में रखना है 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया और इसको तैयार करने में वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामले विभाग काफी तत्पर रहता है। ध्यान में रखना है कि हमारा भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन प्लस रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के सहयोग से सब तैयार होता है, जिस पर वित्त मंत्री का मुहर लगता है, अप्रूवल होता है, याद रखिएगा। तो इसे बनाने में फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमी अफेयर डिपार्टमेंट अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट विथ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर अनंत नागेश्वरन, अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारे मिलकर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करते हैं और इसमें यह देखा जाता है कि आने वाले वर्ष में हमारा बजट कैसा होगा, क्या उसके लिए कुछ सिफारिश किया जा सकता है कि नहीं। जो भी सिफारिश इसमें दिया जाता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा के माध्यम से हम देश में देखते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, राजकोषीय घाटा, विदेशी विनिमय मुद्रा नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार, इन्फ्लेशन,
सामाजिक स्थिति, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के क्या स्टेटस है, ये सारी चीज हम जानकारी प्राप्त करते हैं इकोनॉमी सर्वे के माध्यम से। याद रखना है, तीन सारी चीजों की जानकारी हम इकोनॉमी सर्वे से करते हैं। इकोनॉमी सर्वे हमें बता रहा है कि जुलाई 2022 में हमारे पास जो बेरोजगारी दर है वो 7.2% है। भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है। चालू खाता घाटा भी हमारे लिए चुनौती है। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो हाई है, इस कारण से हमारा चालू खाता घाटा बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। जुलाई सितंबर 2022 में हमारे पास 563 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें भारत बैठकर 9 महीना तक विदेशों से सामान को आयात करेगा। तो यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखना है। हम आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला रहे हैं कि हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बढ़िया है। हम 8 से सीधे 9.2 तक चले गए हैं। तो यह हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है, ध्यान में रखना है। शिक्षा में हमने 2022 में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। यह कौन किया है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार का एजुकेशन में जो बजट था 1 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी खर्च किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत में 2022 में खर्च किया गया है एजुकेशन सेक्टर पर। इसका मतलब हम मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दे रहे हैं, और हमारे लिए अच्छी बात है, ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण में हमें बताया गया है, IMF ने भी बताया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी कर किया है उसमें उसने बताया है कि भारत का जो विकास दर 2023-24 के लिए होगा वो 6.8% होगा। भारत सरकार भी बोली है कि हमारा जो रियल डेवलपमेंट रेट होगा वो 7% के आसपास होगा। तो लमसम आंकड़ा समान है। हमारा नॉमिनल जीडीपी डेवलपमेंट रेट हमारा 11% के आसपास होगा। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 7% के आसपास होगा, याद रखिएगा। और यह प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार। परचेजिंग पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था जो है ऑलरेडी वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, याद रखना है। पीपीपी के दृष्टिकोण से भारत का स्थान तीसरा है। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है, याद रखना है। एक्सचेंज रेट को हम ध्यान में रखते हैं तो वर्ल्ड का 5वीं बड़ी इकोनॉमी हमारा भारत है, याद रखिएगा। कितनी बड़ी इकोनॉमी? 5वीं बड़ी इकोनॉमी, याद रखना है। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया, याद रखना है। ये 5 बड़ी इकोनॉमी है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, महंगाई की बात है, तो रिटेल प्राइस पर हमारा 7% ऑलरेडी है, और होलसेल प्राइस पर हमारा 11.5% महंगाई रहेगा, याद रखिएगा। और देश में महंगाई है, इसके पीछे कारण है अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो ध्यान में रखना है, ये चीजों को प्रभावित करता है। हम जीडीपी का ग्रोथ स्टेटस देख रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो भारत का जीडीपी विकास दर हमारा 16-17 में 8.2% रहा है, 17-18 में 6.8% रहा, 18-19 में 6.5% रहा, 19-20 में 4% रहा, और 20-21 में -7.3% रहा। ये क्यों? क्योंकि ये कोरोना का काल है। और ऑलरेडी 21-22 में हमने 8.7% हासिल किया है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 22-23 में हमने 7% के आसपास हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, और 23-24 में 6.5% है, याद रखना है। तो ये जीडीपी हमारा ग्रोथ जो हमारा उठा पटक है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें से एक भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यूपीएससी तो 3-4 साल पहले पूछ लेती है, बीपीएससी 2 साल पहले पूछती है, याद रखिएगा। तो ये सारे डेटा को ध्यान में रखना है। राजकोषीय घाटा की क्या स्थिति है? जब सरकार व्यय अधिक करती है बजट में और आय कम करती है, तो वो फिजिकल डेफिसिट का उसे सामना करना पड़ता है।
हम देखते हैं कि 19-20 में हमारा राजकोषीय घाटा कितना 4.7% जीडीपी का, 20-21 में हमारा राजकोषीय घाटा 9.2% है, 21-22 में हमारा जीडीपी का 6.7% है। ये राजकोषीय घाटा यहां पर क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे हमने काम किया था कोरोना के काल में, इस कारण से हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सब्सिडी हमने जबरदस्त बढ़ा दिया था 5.5 लाख करोड़ के आसपास। 22-23 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है 6.4% है, और ये सरकार जो लक्ष्य रखी थी वही है, याद रखना है। संशोधन में भी, समीक्षा में भी राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ा नहीं है, याद रखेंगे। और 23-24 के लिए सरकार अनुमान जो लगाई है कि हमारा जीडीपी जो है, हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहेगा। इसका मतलब पिछले साल से हमारा राजकोषीय घाटा कम रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बजट में पढ़ा है, बजट में यह पढ़ा है कि सरकार सब्सिडी को कम कर दिया है, 5.5 लाख करोड़ से घटाकर 3,75,000 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब कि ऑलरेडी राजकोषीय घाटा हमारा कमेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि हमारा सब्सिडी जबरदस्त बढ़ा हुआ है, तो उसको सरकार कम करने का प्रयास किया है। तो ये राजकोषीय घाटा का हमारा स्टेटस ये है, याद रखेंगे। सर्विस सेक्टर की क्या स्थिति है? तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी ठीक ठाक है। 19-20 में हमारा 6.3% रहा है, 20-21 में -7.8%, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर काफी परेशान था, कोविड में सब में घर बैठा था, इसलिए सीधे माइनस चला गया है। 21-22 में हमारा 8.4%, 22-23 में हमारा 9.1%, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, याद रखना है। 9.2% हो जाएगा आगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर में भी हमारा ग्रोथ ठीक ठाक है। 18-19 में 1.4% था, 19-20 में -3.3%, क्योंकि सब तालाबंदी था कोविड के काल में, याद रखिएगा। 21-22 में 10.3%, 22-23 में 4.1%, जो ये चिंताजनक वाली बात है, याद रखना है। एग्रीकल्चर में हमारा डेवलपमेंट रेट कैसा है? 19-20 में हमारा डेवलपमेंट रेट 5.5% रहा है, कोरोना काल में 3.3% रहा है, 21-22 में 3% रहा है, 22-23 में 3.5% रहा है। तो यह हमारा डेवलपमेंट रेट है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार ने बोला है कि हमारा एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है 4.6% के आसपास रहेगा। 2021-22 में हमने कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन किया है 315 मिलियन टन हमने खाद्यान्न का उत्पादन किया है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन 315 मिलियन टन हमारा, ये रियल फिगर है, याद रखिएगा। 21-22 वाला ये ध्यान में रखेंगे। 315 मिलियन टन हमने कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया है। सरकार ई नाम प्रोजेक्ट लाई थी। ई नाम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत व्यापारी और किसानों को गठजोड़ किया गया था। हम किसान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना सामान है, तुम व्यापारी हो, खरीद लो, तो दोनों को ऑनलाइन जोड़ दिया। ई नाम के माध्यम से लगभग 2.25 करोड़ किसान ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, प्लस व्यापारी लगभग 2.5 लाख व्यापारी जुड़ा हुआ है। तो आसानी से किसानों के जो भी विक्रय वस्तु है उसको आसानी से ये खरीद कर उसे धन उपलब्ध करा देता है। तो यह बहुत बड़ी बात है, इससे किसानों की मजबूती होगी। इंडस्ट्री सेक्टर में सरकार ने बोला है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने 27 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया है ताकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। और सरकार बोली है 2022 में हमारे पास फॉरेन रिमिटेंस जो है, विदेशी प्रेषण जो है 100 अरब डॉलर के आसपास है। विदेशी मुद्रा भंडार 563 अरब डॉलर है, याद रखेंगे। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑलरेडी सरकार कहती है कि हमने दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण किया है भारत में। 17 जुलाई तक हमने 200 करोड़ डोज दे दिया है और 19 दिसंबर 2022 तक हमने 220 करोड़ डोज उपलब्ध करा दिया है भारत को। यह बहुत बड़ी बात है। भारत में पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक की स्थिति काफी अच्छी है और वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज लोगों को भी लोन दे रहा है। एनपीए रिकवरी जो बढ़िया हुआ है, इस कारण से लोन देने की क्षमता बैंकों की बढ़ी है। आर्थिक समीक्षा में बहुत अच्छा स्थिति को दर्शाया गया है। सरकार कह रही है कि 2023 में हम सामाजिक क्षेत्रों में लगभग 21 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इससे कमजोर लोगों को राहत मिलेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लागू किया है और इसके माध्यम से सरकार कहती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा 100% होना चाहिए। इसका मतलब है कि नामांकन अनुपात जो है, सकल नामांकन अनुपात ऑलरेडी बढ़नी चाहिए और लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि हमारा मानव संसाधन का जबरदस्त विकास होगा। जैसा कि हमने कहा 2022 में 7.5 लाख करोड़ रुपया एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया है। हेल्थ सेक्टर में हमारा ऑलरेडी खर्च बढ़ता जा रहा है। जीडीपी का 2.1% हमारा ऑलरेडी खर्च करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। आयुष्मान भारत सरकार चलाई थी, जिसके तहत कमजोर लोगों को 10.74 करोड़ परिवार को ऑलरेडी इसे जोड़ने का प्लान किया था और इसमें सरकार ने बोला था कि इसे 70 से 80 करोड़ लोग लाभ लेगा। इसमें 5 लाख रुपया गरीब लोगों को एक प्रकार से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा दिया गया था कि साल में यदि बीमार पड़ते हो तो 5 लाख तक सरकार खर्च करेगी, याद रखना है। और इसका लाभ लगभग 22 करोड़ लोग, भारत के लोग ले लिया है। यह बहुत बड़ी बात है। तो हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है, इसके पीछे ये सारे कारण है कि सरकार का जो मदद बढ़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के माध्यम से हमने जो विकास का पैमाना तय किया है कि भारत को गरीबी से मुक्त कर देना है 2030 तक, और इसके लिए हमने बीपीएल से लगभग 41 करोड़ लोगों को एपीएल में बदल दिया है, अर्थात बीपीएल से बाहर कर दिया है। 41 करोड़ लोगों को बीपीएल से एपीएल में हमने ट्रांसफर कर दिया है 2005 से 21 के बीच में। यह बहुत बड़ी बात है, यह सरकार कहती है। सरकार कहती है कि 2070 तक हम 0 कार्बन उत्सर्जन करेंगे, याद रखना है। अर्थात हर हाल में हम क्लाइमेट को बचाएंगे और ऑलरेडी पृथ्वी को हमको हर हाल में बचाना है, ध्यान में रखना है। 2030 तक सरकार कहती कि जो हमारा 2005 तक का लेवल था कार्बन उत्सर्जन का, उसमें हम 45% कम कर देंगे। कब तक? 2030 तक, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने 5 जून 2022 को लाइफ अभियान शुरू किया है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, अर्थात जीवन वैसा जिए जिसे पर्यावरण का संरक्षण हो। पर्यावरण के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो यह ध्यान में रखना है। लाइफ अभियान राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से 2047 तक हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है और पहला हाइड्रोजन आधारित इंजन ट्रेन का जो संचालन दिसंबर 2022 से ही शुरू हो जाएगा और संभवतः 2023 से शुरू हो जाएगा, याद रखना है। तो यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सरकार कहती है कि हमने संचार सेक्टर में भी बढ़िया काम किया है। हमने 118 करोड़ लोगों को टेलीफोन कनेक्शन से जोड़ दिया है। हमारे भारत में टेली डेंसिटी जो है 84% के आसपास है। टेली डेंसिटी का मतलब किसके पास कितना मोबाइल सेट है, याद रखिएगा, ध्यान में रखना है। तो 85% लोगों के पास, हमारे पास मोबाइल सेट उपलब्ध है और हर योजना से संबंधित लाभ उठा रहा है। 2022 में सरकार कही है कि एफडीआई जो हमारा है 22 अरब डॉलर के आसपास रहा है और फार्मा सेक्टर में हमारा एफडीआई सीधे 4 गुना बढ़ गया है। यह भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सरकार कहती है कि 2022 में हमने 10,000 लगभग 10,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। इस सेक्टर में हमारा बजट भी बढ़ा है, जबकि 2016 के आसपास मात्र 6,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करते थे, लेकिन आज हम 10,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर लिया है 2022 में। इसका मतलब आधारभूत ढांचा सेक्टर के विकास पर सरकार बल दे रही है, यह बहुत बड़ी बात है। सरकार कहती है ऊर्जा उत्पादन में थर्मल का जो हिस्सेदारी है वो 59% के आसपास है। नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सेदारी 27% के आसपास है और ऑलरेडी जल विद्युत का हिस्सेदारी 11% के आसपास है। और यह डेटा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। यह हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है। और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकार बजट बनाती है 2023-24 के लिए, 2022-23 के लिए जो बजट बनाई थी, उसी को 31 जनवरी 2023 को सर्वेक्षण कर रही कि हमने क्या हासिल किया। तो उसी सर्वेक्षण में सरकार बताती है कि हमने जो बजट बनाया था कि 39,44,909 करोड़ रुपया खर्च होगा। 39,44,909 करोड़ रुपया खर्च, अर्थात 39,45,000 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे 2022-23 में।
सरकार ने बताया था। लेकिन अब संशोधित अनुमानित डेटा आया है कि सरकार 39,45,000 करोड़ नहीं बल्कि 41,47,232 करोड़ रुपया खर्च होगा। कब? 2022-23 में। 2022-23 में ऑलरेडी 39,45,000 करोड़ के जगह पर 41,47,000 करोड़ खर्च होगा, याद रखिएगा। तो यही संशोधित अनुमानित थे। जब हम बजट पढ़ते हैं तो ध्यान में रखना है 21-22 के लिए वास्तविक बजट, 22-23 के लिए संशोधित अनुमानित बजट और 23-24 के लिए अनुमानित बजट, याद रखना है। तो सरकार ने जो इसमें संशोधन किया है कि हमने जो 39,45,000 करोड़ का खर्च का टारगेट रखा था तब वो बढ़ेगा, वो 41,47,000 करोड़ हो जाएगा। कुल व्यय की बात है। इसके अलावा सरकार कहती है कि हमने लक्ष्य रखा था कि राजस्व प्राप्ति हमारा 22,04,422 करोड़ होगा। 22,04,000 करोड़ सरकार रखी थी कि राजस्व प्राप्ति होगा। अब सरकार संशोधित होकर कह रही है कि नहीं, 23,48,000 करोड़ होगा हमारा रेवेन्यू रिसीट। इसका मतलब राजस्व प्राप्ति भी बढ़ रहा है, इसमें भी संशोधन हुआ है। सरकार कहती है कि टैक्स से हमने अनुमान लगाया था कि 19,34,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, टैक्स से आएगा, 19,34,000 करोड़ रुपया टैक्स से आएगा। लेकिन अब संशोधित अनुमान में सरकार ने बताया है कि 20,86,000 करोड़ आएगा। इसलिए सरकार खर्च बढ़ा दी। सरकार कहती है जो हमारा टैक्स एडिशनल जो हमारा रिसीट था वो 2,69,000 करोड़ था, लेकिन ये कमेगा, ये 2,61,000 करोड़ के आसपास आएगा। सरकार कहती है कि पूंजीगत जो प्राप्ति हमारा था 17,40,000 करोड़ हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन अब ये बढ़कर 18,38 करोड़ हो जाएगा। तो पूंजीगत प्राप्ति भी हमारी बढ़ेगी, याद रखना है। ऋण वसूली हमने लक्ष्य रखा था 14,0291 करोड़ होगा, लेकिन ये 23,500 करोड़ होगा। ये भी संशोधन कर दिया है। अन्य प्राप्ति में सरकार ने 65,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन ये 60,000 करोड़ होगा। उधार से सरकार बोली थी कि 16,61,000 करोड़ हम लेंगे, लेकिन अब संशोधित अनुमानित में क्या बताया है कि 16,61,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा, हमको 17,55,000 करोड़ उधार लेना होगा, याद रखेंगे। कुल प्राप्ति सरकार 39,44,400 यानी 39,45,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि नहीं, कुल प्राप्ति अब हमारा 41,47,000 करोड़ होगा, इसलिए हम इतना ही खर्च करेंगे, 41,47,000 करोड़ खर्च करेंगे, ध्यान में रखना है। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार अनुमान लगाया था 31,94,000 करोड़ होगा, लेकिन अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, बोला 31 लाख करोड़ नहीं बल्कि 34,58,000 करोड़ खर्च होगा। सोच लीजिए। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 7,50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन ये पूंजीगत खर्च कम कर दिया है, बोला 7,28,000 करोड़ खर्च होगा। यानी पूंजीगत खर्च क्या हो गया? कम हो गया। 7.5 लाख करोड़ अनुमान लगाई थी, लेकिन अब 7.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च होगा। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू पे ज्यादा खर्च हो गया है। राजस्व घाटा कितना होगा? तो सरकार तय किया था 9,90,241 करोड़ होगा, 9,90,000 करोड़ होगा राजस्व घाटा, लेकिन नहीं, अब बोला कि नहीं, राजस्व घाटा 9,90,000 करोड़ नहीं होगा बल्कि 11,10,000 करोड़ होगा। तो ये संशोधित अनुमानित है, याद रखिएगा। कहिएगा संशोधित भी अनुमानित है, कैसे? क्योंकि 2 महीना पहले का डेटा है, 2 महीना का डेटा इसमें नहीं है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा हमारा कितना होगा? तो 16,61,000 करोड़, लेकिन अब बोला कि नहीं, राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ेगा, ये 17,55,000 करोड़ होगा। और ब्याज भुगतान के लिए हम कितना देंगे? तो 9,40,000 करोड़। तो जितना लक्ष्य रखा था उतना ही ब्याज देगा, 9,40,000 करोड़, क्योंकि देना चाहती नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऑलरेडी ये डेटा दे दिया है। इसका पीडीएफ सारा उपलब्ध है और जिसे चाहिए वो संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, इन सारी चीजों को हमने करकरा दिया है। बजट भी हमने आपको पढ़ा दिया, आर्थिक सर्वेक्षण भी हमने पढ़ा दिया है। मुझे लगता है इसके बाद अब आपसे सवाल नहीं छूटेगा, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एटसेट्रा हो, दरोगा हो। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ गर्दा।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।